अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखती आंखों सुनते कानों को समीरा का सलाम। खुशियों के रंग समीरा के संग। जैसे कि आपको पता है, खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज़ एंटरटेनमेंट पे देखते हैं। हमेशा की तरह कहते हैं कि मिलाइए अपनी आवाज़ हमारी आवाज़ के साथ। हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज़ बहुत सारे लोगों तक, लाखों लोगों तक, और यकीनन आपकी आवाज़ बहुत सारे लोगों तक पहुंच भी रही है। दूर दूर तक आपकी आवाज़ जा रही है। बस इस प्रोग्राम में आने से पहले हमेशा की तरह कहते हैं कि जरूर आइए, बट लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए। एक प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया है जावेद कन्नड़ साहब के साथ, जो हमारे साथ होते हैं एवरी सैटरडे, और आप लोगों के सवालात होते हैं और उनके जवाबात होते हैं। और पैनल पे भी हमारे साथ 3 लोग मौजूद हैं। इमरान हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे साथ साजिद मौजूद हैं, और हमारे साथ सैयद साहब मौजूद हैं। हम उनको भी वेलकम करते हैं। तो सबसे पहले हम कन्नड़ साहब की तरफ चलते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम कन्नड़ साहब, क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत सारा आदाब और प्यार सारे सुनने वालों को जो इस वक्त टोरंटो और की ठंडक में है। जी आपके मुल्क में भी मौसम बेहतर हो चुका हुआ है और गर्मी का जोर टूट चुका है, हम भी कंफर्टेबल। कन्नड़ साहब, हमारे मुल्क में तो गर्मी होती ही नहीं है, बहुत कम गर्मी आती है। जब सर्दियां ही आती है समझ लें, समर तो बहुत कम रहता है, विंटर ही चल रहा होता है इधर तो। जी, अल्लाह ना करे कि उस किस्म की गर्मी जो मिडल ईस्ट में या पाकिस्तान में होती है आपकी तरफ हो, जी अनबेरेबल सी वो गर्मी होती है, और जो तकरीबन 8-9 महीने रहती है हमारे पंजाब के अंदर। हम्म। 12 9 इज द बेस्ट ऑफ द वेदर। पाकिस्तान में वो हम बचपन में पढ़ते थे यास्मीन, पाकिस्तान में कितने वेदर हैं, तो हमारी किताबों में लिखा होता था 4 वेदर हैं। तो जी बाद में पता चला कि पाकिस्तान में तो हर रोज एक नया वेदर होता है। एवरी डे द टेम्परेचर इज ईदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इट्स सच अ लवली कंट्री, सच अ ब्यूटीफुल कंट्री, हॉटेस्ट ऑफ द वेदर, कोल्डेस्ट ऑफ द विंड्स, और क्या नहीं है पाकिस्तान के अंदर, ब्यूटीफुल कंट्री। जी, अच्छा, तो आप चलते हैं सियासत की तरफ। आपने देखा है कि आजकल सियासत में क्या हलचल मची हुई है। जैसे अरशद शरीफ को जिस तरह मारा गया है, कहते हैं कि वो खुद नहीं मरा बल्कि उसको कत्ल कराया गया है। तो आप इस सिलसिले में क्या कहेंगे? बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन हो रही है, मगर अभी तक कुछ चीज़ सामने नहीं आई है कि किसका हाथ था, किसने मजबूर किया उसको मुल्क छोड़ने पर, और किस तरह वो मुल्क छोड़ के गया, अपनी सरजमीन को छोड़ के गया। तो क्या इसी तरह हमेशा सच की आवाज को दबाया जाता रहेगा और इसी तरह लोग अपनी जानें देते रहेंगे? क्या इसी तरह पूरी कौम सोती रहेगी, कभी नहीं जागेगी? ये सोचें कि आप सोचिए कन्नड़ साहब, अगर एक इंसानियत का कत्ल क्या बल्कि पूरी इंसानियत का कत्ल हुआ है, तो इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? जी, मेरा पहले मैंने सवाल है, फिर कहा इसके कि बाद इट्स अ पैनल से लूंगी सवाल। ब्यूटीफुल, मैंने शुरू में कहा इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री, और क्या शक है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क दुनिया में कौन सा है, कोई भी नहीं है। जी जो बुरी बात है पाकिस्तान में, उसमें हमारी पहली बात में पहली दफा ही पहली बार ही आपने इशारा कर दिया, और वो है सियासत पाकिस्तान, जो कि हमारे यहाँ पे बुरी बात है। जी उस बुरी बात का एक पहलू जिसकी तरफ आपने अभी बताया, वो है कत्ल इस सहाफी का। जी कत्ल तो वो कीनिया में हो गया, और पाकिस्तान जिसकी सियासत इतनी बुरी है, जो कि एक ऐसी सोसाइटी बन चुका है अनफॉर्चुनेटली, जो साजिशों और अफवाहों से हर वक्त लबरेज होती है। तो हम्म। ऐसे कत्ल के बाद तो आप समझ सकती हैं कि पाकिस्तानी सोसाइटी में साजिशें, अफवाहें, थ्योरीज, काउंटर थ्योरीज, और अभी जो मीडिया इतना बढ़ चढ़ गया है, कौन कौन सी बात है जो इस कत्ल के साथ मुंसलिक नहीं की जा रही। मैं अपनी हम्म। जाती राय पेश करता हूँ, वो करता हूँ, शायद वो बड़ों को मेरे इससे इख्तलाफ भी होगा। मैं जो एक पुराना फौजी तजर्बा है, उसकी बेस पे मैं मोटा मोटा साज कर सकता हूँ कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक जो बड़ा कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट या अफवाज पाकिस्तान का भी इसके साथ कोई ताल्लुक हो सकता है, ये भी सासी थ्योरियों में से ये भी बहुत ज्यादा चल रही है। दूसरी ये है कि ये जो हमारा पॉलिटिकल आंसर है, जो इस वक्त हुक्मरान है, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, वो इन्वॉल्व है, क्योंकि वो इनके लत्ते खूब लिया करते थे। हम्म। और तीसरी थ्योरी ये है कि इस कत्ल से बेनिफिशियरी कौन है, जो बेनिफिशियरी हो वही आमतौर पर ये कत्ल करवाया करता है इस किस्म का। जैसे बेनजीर साहबा कत्ल हुई थी, तो जनरल मुशर्रफ ने ये पॉइंट रेज किया था कि उसके कत्ल का मैं तो बेनिफिशियरी नहीं हूँ, जिसको उसका बेनिफिट हुआ है वो उसने ही शायद उसको कत्ल कराया, और जो सीगारात में है अभी तक नहीं पता चला। तो मैं ये बात बुनियादी करूंगा, फिर हमारे बहनों भाइयों ने भी बातें करनी जी होंगी। मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट या ISI या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज में मेरे नॉलेज के मुताबिक बैरून मुल्क
اس طرح کے آپریشن لانچ کرنے کی کیپیبلٹی ہی بڑی محدود ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہماری شاید یہ کیپیبلٹی اپنے کچھ نیبر ملکوں تک ایک بہت ہی محدود لیول پہ ISI کے پاس اویلیبل ہو، اور اگر ہو بھی تو وہ اس قسم کے آپریشن کرنے میں یقین نہیں رکھتی، تو پھر یہ روگ اسٹیٹ بن جاتی ہے۔ یہ کیپیبلٹی آئی ایم بینگ آنیسٹ یہ را کے پاس بھی نہیں ہے، جو کہ ہماری نمبر 1 دشمن آرگنائزیشن ہے نیبرنگ انڈیا کے اندر۔ یہ کیپیبلٹی میرے آئیڈیا کے مطابق سب سے زیادہ دنیا میں CIA کے پاس ہے، جو نصف صدی سے اوپر بھی لیاقت علی خان کو پاکستان کے لیاقت باغ میں شہید کرانے کی سازش بھی کر سکتے تھے اور اس کو ایگزیکیوٹ بھی کروا سکتے تھے، اور یہ نصف صدی سے اوپر کی بات ہے کہ CIA اس قسم کے آپریشن کرتے ہیں۔ ان کی ایک ٹریک ہسٹری ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اور جو ڈی کلاسیفائی ان کے پیپرز ابھی ہو بھی چکے ہوئے ہیں۔ دوسری جو روگ انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہ اسرائیل کی ہے۔ وہ ان کے آپریشن میں جو انٹرنل کرتے ہیں، ان کا چونکہ بڑا لمیٹڈ سا ایک چھوٹا سا ملک ہے، جو میرے خیال میں چند میل دوڑنے سے اس کی بارڈرز آ جاتے ہیں، تو ان کی موسٹلی کیپیبلٹیز انٹرنیشنل ہیں، اور وہ اپنے آپریشنز کو دنیا بھر کے ملکوں میں اپنے جو ان کے پرسیو دشمن ہیں ان کو ایگزیکیوشنز کرتے ہیں، اور ان کی بھی ایک ہسٹری ہے ایسے ایک آپریشن لانچ کرنے کی۔ سو کمنگ بیک ٹو دس صحافیز ایکسیڈنٹ، میری ایک سابق فوجی ہونے کے ناطے یہ اوپینین ہے کہ پاکستانی ISI پاکستانی اسٹیبلشمنٹ میں نہ انہوں نے یہ کیپیبلٹی اپنے آپ میں ڈیولپ کی ہے، نہ ان کو ضرورت ہے۔ شاید اس میں بھی مجھے شک ہے کہ ایک لمیٹڈ لیول پہ اپنے بارڈر سے تھوڑا آگے پیچھے شاید کرنے کی ان کی کیپیبلٹی ہو، تو یہ کینیا والا کام تو میری رائے میں اسٹیبلشمنٹ از ایبسولوٹلی آؤٹ۔ اس کے اندر پولیٹیکل سائڈ جو ہے امپورٹنٹ گورنمنٹ کی سائڈ وہ انوالو ہو سکتی ہے، کچھ اور پولیٹیکل عناصر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ بھی بڑی کیپیبلٹی ہے کہ وہ کرائے کے اسیسنز ہائر کر کے اس قسم کی کر سکتے ہیں۔ لیکن میرے خیال میں اس کو اگر آپ مجھے جوڑنے کی اجازت دیں تو میں ٹھکا ٹھک جوڑوں گا اس لیاقت علی خان کے قتل سے۔ پرائم منسٹر تھے وہ ایک ملک کے، he was not an ordinary citizen، موسٹ پاپولر لیڈر تھے اپنے وقت جو پاکستان کے اندر۔ ان کو انہوں نے کس طرح سے، جب انہیں پاکستان سے اسیسن نہیں ملا تو انہوں نے افغانستان سے ایک ہائر کیا اسیسن، اس کو ایکسپورٹ کیا پاکستان کے اندر، تو بارڈر تو کھلے تھے، تب بھی کھلے تھے، ابھی بھی تقریباً کھلے ہیں، تو وہ اس نے آ کے وہ مشن ایگزیکیوٹ کیا۔ جو ہی اس نے لیاقت علی خان کو گولی ماری، اس کے پیچھے جو CIA کے ایجنٹ تھے انہوں نے قاتل کو بھی گولی مار اور اس کو ہلاک کر دیا، اور سارے کا سارا لائن جو تھی ٹریک جس سے مل سکتا تھا سازش کا، اس کو ختم کر دیا۔ تو یہ جو ہے CIA کے تو یہ بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ ان کی میرے خیال میں، میری اسیسمنٹ کے اندر، امریکن پالیسی میکرز کے یہ پالیسیز میں سے ایک چیز ہے کہ پاکستان ملیٹریلی، نیوکلیئر وائز اور اکنامکلی، فائنینشلی کبھی بھی سٹیبل کنٹری نہ بنے، کیونکہ اس کنٹری میں یہ کیپیبلٹی ہے کہ اگر یہ فائنینشلی، پولیٹیکلی اور اکنامکلی سٹیبلائز ہو جائے تو اٹ ہیز دی کیپیبلٹی ٹو لیڈ دا ورلڈ اینڈ بالخصوص لیڈ دی اسلامک ورلڈ۔ اور اس کے بعد اس کی جو جیوگرافیکل سچویشن جو اللہ نے اس کو دی ہے اس ریجن کے اندر، جو کہ تیل کے خزانوں کی نیک کے اوپر پاکستان کی گوادر بندرگاہ بیٹھی ہوئی ہے، تو یہ کچھ چند ریزنز ہیں جس میں پاکستان کو انٹرنلی ڈی سٹیبلائز کرنا ویسٹرن یا امریکن پالیسیز میں سے ہے، اور یہ میری ذاتی رائے ہے۔ جی چلیں جی، اب ایک کالر کی طرف جائیں۔ جی ہیلو جی جی دیکھیے کرنل صاحب السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، آپ خیریت سے ہیں؟ ایبسولوٹلی کریکٹ سر، ٹیک کیئر۔ اچھا کرنل صاحب، ایک گیت جو بچپن سے ہم سن رہے ہیں، وہ گیت تو اب اس کا کنسیپٹ ختم ہو گیا ہے۔ اس پرچم کے سائے چلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، یہ تو کنسیپٹ بالکل ختم ہو چکا ہے، اس کا کوئی کنسیپٹ رہا نہیں پاکستان میں۔ تھوڑا بہت تھا، وہ بھی میرا خیال اب پوری فیڈ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم کسی پر الزام تراشی کریں کہ CIA اور رشین KGB یا اسرائیل کی انٹیلیجنس
اس سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آپ ہی اپنی اداؤں پر غور کیجئے. ہم کچھ کہیں گے تو شکایت ہوگی. آپس میں ایکا نہیں ہے, انڈرسٹینڈنگ ختم ہو چکی ہے, ایک دوسرے کی مار پہ لگے ہوئے, ایک دوسرے کی پکڑ پہ لگے ہوئے. تو یہ اتنے سال 75 سال ہونے کو آئے, یہ کب جا کے یہ لائن پر ٹریک پر رہے گا یہ ملک, اور کب جا کے ہم بھی ایک اچھی طرح نقشے پر دنیا میں آئیں گے جس سے ہمارے سے کافی الزامات ہیں ٹیررسٹ کے, اور یہ جتنا فائنینشیل پرابلم ہم کو آ رہا ہے, اور ہمارے ملک میں اتنا یہ جو پیسہ ایکسپورٹ کیا جاتا ہے, سارے یہی سوچتے ہیں کہ کہاں پراپرٹی بنائے, کہاں پراپرٹی خریدے, کس بچے کو کہاں پڑھائے, سب بھاگ رہے ہیں. بمائے میں اور بمائے سمینا, we are all out of Pakistan. اگر پاکستان اسٹیبلائز ہوتا اور کوئی پلاننگ ہوتی یا جینے کی کوئی راہ نظر آتی تو وائی شوڈ بی رن اوے. یہ میرا کوشچن ہے. جی, یہ آپ کی جو فیلنگ ہے اس سے میں صرف پارٹلی ایگری کرتا ہوں. اس پرچم کے سائے تلے جتنی پاکستانی قوم ہے شاید ہی دنیا کی کوئی اور قوم. آپ کینیڈا میں بستے ہیں, ساتھ آپ کے امریکہ ہے, یہ کون سی قومیں ہیں؟ ان کا تو ایک بندہ دوسرے بندے سے ملتا ہی نہیں ہے اور بالکل کسی سائے کے تلے نہیں ہے. ہاؤ دے آر ٹوڈے اے نیشن, اور وہ اکٹھے اور اکیلے, اور ملٹری پاور مسل بھی امریکہ ہر دنیا میں ہر جگہ دکھاتا ہے. وہ اس طرح سے ہے کہ اکنامکلی, پولیٹیکلی, فائنینشلی اور ٹیکنالوجیکلی یہ ملک سپیریئر ہیں دنیا کے کسی بھی اور ملک سے. تو ان کے وہ قوم والا کانسیپٹ تو آپ دیکھیں تو پاکستان تو ایک قوم ہے, پاکستان نے تو ایک ایز اے قوم ہی اس ملک کو لیا تھا. تو یہ اپس اینڈ ڈاؤن تھوڑے ایک اپس جو ہیں قوموں کی تاریخ میں آتے رہتے ہیں, اور یہ کبھی بھی آپ کے اگر جو آئیڈیلسٹک سچویشن ہے کہ اس پرچم کے سائے تلے ایک ہونا چاہیے اور ہیں بھی, لیکن یہ ایک گھر کے اندر ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے, باپ بیٹا بڑی جگہوں پہ ایگری نہیں کرتے. تو قوموں کے اندر تو آپ کو پتہ ہے دنیا کا کوئی وقت بھی تھا تو یہ سازشیں سرکار کے وقت جب بڑا سادہ معاشرہ تھا مدینہ میں, کیا آپ نے اپنے دور میں اپنی مسجد میں بیٹھے ہوئے منافقین کا آپ نے ذکر نہیں فرمایا تھا؟ اور یہ بھی فرمایا تھا کہ میں جانتا ہوں اور میں ان کو سزا بھی دینا چاہتا ہوں, اور وہ وہی بیٹھے تھے جو پیچھے کلمہ بھی پڑھتے تھے اور نمازیں بھی پڑھتے تھے, روزے بھی رکھتے تھے. لیکن اگر میں نے ایسا کر دیا تو اس کا مفہوم ہے اس کا آیت کا کہ لوگ کہیں گے کہ محمد بن عبداللہ اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے. میں جانتا ہوں ان منافقوں کو. تو یہ جو ہے نا وہ پرچم کے سائے تلے والی آپ کی بات اگرچہ آئیڈیلسٹک ہے اور بہت درست ہے, تو اس کا یہ نہیں مطلب ہوتا کہ 100% اس پرچم کے نیچے اس 23 کروڑ کی قوم میں وہ سارے ایک جیسا سوچنا شروع ہو جائیں گے. 22 کروڑ الحمدللہ یہ قوم ایک ہے. اس نے ثبوت دیا تھا 65 کی جنگ میں, آپ جو کا بن جائے تو اس میں وہ کیپیبلٹی ہے جو دنیا کی کسی اور قوم میں وہ نہیں ہے, بشمول آپ کے ان دو ملکوں کے امریکہ اور کینیڈا. چلے ہم دوسرے کالر کی طرف چلتے ہیں. جی ہیلو. جی سسٹر, سسٹر کرنل صاحب. جی کرنل صاحب, ساجد بات کر رہا ہوں, پاکستان آیا ہوں سر میں کینیڈا سے. یہ پاکستان, میں کرنل صاحب کو یہ بتا دوں کہ یہ پاکستان اس لیے گئے ہیں کہ ان کو لانگ مارچ میں شریک ہونا ہے, جس کے لیے بہت زیادہ انہوں نے جدوجہد کی ہے. یہ پاکستان کی آزادی کے لیے گئے ہیں, حقیقی آزادی کے لیے گئے ہیں یہ پاکستان, اور یقیناً ایک اچھے پاکستانی اپنے ملک سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ آپ سوچیں کہ اس کے لیے گئے, جبکہ انہوں نے دیکھا ارشد شریف کو شہید کر دیا گیا, وہ شہید ہو گئے اس کے باوجود بھی. اور آپ نے دیکھا فیصل واڈا نے کہا ہے کہ جی یہ لانگ مارچ جو ہوگا تو اس میں خون ریزی ہوگی اور اس کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اور رانا ثناء اللہ نے بھی اس کی تردید کی ہے کہ جی یہی ہوگا. مریم نواز صاحبہ نے بھی, نواز شریف نے بھی اپنا ٹویٹ میں یہی لکھا ہے کہ جی خاننگ کا جنگی کا بہت وہ ہے, امکان ہے, خون ریزی کا بہت زیادہ امکان ہے. تو یہ دیکھیں اس کے باوجود بھی ایسے ہیں محبت کرنے والے اپنے ملک سے کہ انہوں نے کسی کی بھی نہیں سنی اور یہ نکل گئے یہاں سے, کینیڈا چھوڑ کے چلے گئے اس کے لیے, اس مشن کے لیے, اس تحریک کے لیے. جی کرنل صاحب, سب سے پہلے تو آپ کو میرا سلام پیش ہے سر. اچھا کرنل صاحب, ابھی آپ نے بات کری کہ اس پرچم کے سائے تلے, میرا سوال کچھ اور ہے مگر میں اس بات کی آپ سے ایگری نہیں کرتا, سوری گستاخی معاف. اس کی وجہ یہ سر, آپ نے کہا کہ امریکہ کینیڈا, اگر آپ امریکہ کینیڈا کو پاکستان سے, آج کے پاکستان سے آپ ملا رہے ہیں تو میرے سر یہ بہت بڑا فرق ہے.
کہ ہمیں تو یہاں کے چیف آف آرمی کا نام نہیں پتا, ہمیں امریکہ کا چیف آف آرمی کا نام نہیں پتا, کیونکہ وہ لوگ اپنی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں. مگر ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سیاست میں اس طرح گھس گئی ہے سر کہ وہ سامنے بھی نہیں آنا چاہتی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ہیں بھی نہیں سیاست. کیونکہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان کے بعد پہلی چیز یہی سکھائی جاتی ہے کہ پاکستان چلانے والا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے. جو حقیقت ہے سر, آپ کچھ بھی اس پہ کہیں, میں آپ کی بات سے ایگری نہیں کروں گا کرنل صاحب, کیونکہ مجھے پتا ہے آپ جس پوسٹ پہ ہیں آپ اپنی فوج کے ساتھ وفادار ہیں, مگر آپ یہ دیکھیں, میں یہاں پہ آپ کو ساجد اس لیے روکوں گی کہ دیکھیں آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی فوج کے ساتھ ہیں, کرنل صاحب سے سوال کر رہے ہیں, مگر آپ کچھ لوگوں کی غلطیوں کو تو پوری فوج کو تو غلط نہیں کہہ سکتے. فوج ہمارا یہ ادارہ بہت زبردست, ہم اس کی ریسپیکٹ کرتے ہیں اپنے اس ادارے کی. اب آپ سوچیں کہ پوری فوج نہیں ہے, فوج وہاں پہ جا کے دیکھیں بارڈروں پہ کیسے اپنی جانیں دیتی ہے, اور چند لوگوں کو شامل کر کے, اس لیے میں نے آپ کو روکا کہ آپ پوری ادارے کو کہہ رہے تھے, ان میں چند لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ چند لوگ جو یہ کام کرواتے ہیں. جو ہماری فوج کے جی سر, میں نے کیا کہا, جو یہاں کی فوج کے سربراہ ہیں ہمیں ان کا نام تک نہیں پتا, کیونکہ ان کا کوئی انوالومنٹ ہی نہیں ہے. ان کا صرف انوالومنٹ ہے سرحدوں پہ اپنے ملک کی سلامتی کے لیے. مگر پاکستان میں کیا ہے کہ کوئی آدمی کچھ ہو جائے, جیسے میرا کرنل صاحب آپ سے سوال یہ ہے, آپ نے شروع میں کہا, نہیں میں ایک چھوٹا سا سوال ہے سر, چھوٹا سا سوال ہے, بہت چھوٹا سا سوال ہے. آپ نے کسی کالر نے آپ سے سوال نہیں پوچھا کہ یہ کس نے کرایا, نہ میری بہن نے آپ سے شروعات میں کہا, آپ نے کہا جی اس میں اسٹیبلشمنٹ. آپ کیونکہ وہی بات میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ اس ادارے سے منسوخ ہیں, تو آپ نے اسٹیبلشمنٹ کا نام دیا. تو ہر پاکستانی کی سوچ, میرے جیسے پاکستانی کی سوچ میں یہی ہوتا ہے کہ چور کی داڑھی میں دن کا, کہ بھائی کوئی نام نہیں لے رہا اسٹیبلشمنٹ کا. آپ کے ڈی جی آئی ایس پی آر آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے. آج فیصل واڈا کو انہوں نے ٹی وی پہ لا کے بٹھا دیا. فیصل واڈا کی کوئی حیثیت نہیں ہے, نہ وہ قومی اسمبلی کا رکن ہے, نہ وہ کونسلر ہے, نہ وہ ایم ایل اے ہے, نہ ایم پی ہے, کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے. جو پاکستان کا سرکاری ٹی وی پی ٹی وی, اس پہ اس کی تقریر نشر کی جا رہی ہے, جو صرف الاؤ ہوتی ہے پاکستان کا وزیر اعظم ہو یا صدر مملکت ہو, صرف اس کی تقریر اس کے اوپر آتی ہے, یا آپ کا چیف آف آرمی ہو. اس کے علاوہ کسی کی تقریر پی ٹی وی جو ہے وہ نشر نہیں کرتا. مگر اس پہ آج اس کی تقریر بھی نشر کی گئی, اور وہ ایک ہی جملہ کہتے رہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. مگر بس تھوڑی سی سر میں ایک 10-5 سیکنڈ کی بات ہے, ارشد شریف نے جب کینیا گئے ہیں, انہوں نے تقریر اس میں اپنی بک میں وہ جو لکھ رہے ہیں اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو پیسہ, جو جس طرح انہوں نے منی لانڈرنگ کری ہے, وہ پیسہ کینیا میں انہوں نے کہاں پہ انویسٹ کیا ہے, اس تحقیقات کے لیے وہاں پہ پہنچے ہیں اور ان کو شہید کر دیا گیا, جو وہاں کی انٹیلیجنس نے بات بتائی. اب آپ فرمائیں سر. جی آپ درست کہتے ہیں, آپ نے اپنی اوپینین دی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, میں اس کو نہیں ہائڈ کرتا ہوں. 29.5 ایئرز میں نے یہ وردی پہنی ہوئی ہے, اور ابھی میں تقریباً 23-24 سال سے ریٹائرڈ بھی ہوں. آپ سے میں پرسنل بات یہ شیئر کروں, یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا آرمی کی انوالومنٹ سیاست میں ہے نہیں ہے, یہ اس میں تو کوئی سوال والی بات ہی نہیں ہے. پاکستان کی پہلے مارشل لا سے لے کے ابھی تک جو ایوب خان نے 58 میں لگایا تھا, پاکستان کی آرمی کبھی بھی پاکستان کی سیاست سے آؤٹ نہیں ہوئی, خواہ وہ براہ راست تھی کا بالواسطہ تھی. اس میں تو دوسری رائے نہیں ہے, اور یہ انفارچونیٹ چیز ہے. دوسری بات میں مختصر سی کرنے کی کوشش کروں گا ساجد بھائی. ایک تو میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں پاکستان, جس مشن کے لیے آپ آئے ہیں. میں ابھی اگر آپ نے مجھے لنک دیا تو میں آپ کو اپنا میسج ڈاؤن لوڈ جو میں نے ابھی کی ہے ناروال کے لوگوں کے لیے, جہاں پہ میں پالیٹکس چھوٹی موٹی کرتا ہوں, تو وہ آپ کو بھی بھجواؤں گا. تو اس مشن میں ہم اکٹھے ہیں, اور یہ بھی آپ سے شیئر کروں کہ کل میں اپنے پرانے لنکس یا پرانے ادارے کے کسی دفتر میں بیٹھا تھا جہاں پہ کچھ سینئر افسران بھی بیٹھے تھے, تو وہ ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی جو سیکورٹی ڈیوٹی یا سیکورٹی ایجنسیز کی لگتی ہے. تو میں نے اٹھتے وقت, تو کیونکہ دوست تھے سارے, پرانے ساتھی تھے, کولیگ تھے, تو میں نے کہا جی آپ تیاری کریں ہمیں مارنے کی, اور ہم بھی آپ کے پاس 2-3 دن بعد آئیں گے آپ سے باہر کھانے کے لیے, کیونکہ میں بھی عمران خان کی مارک میں
भी एक हिस्सेदार होऊंगा। तो ये तो बातें हमारी इंटरनल है, पीछे रहेगी। यहाँ आर्मी चीफ का पता चलता है, वहां नहीं चलता, तो ये कौन सी प्राइड वाली बात है जी कि उनके व्हाई शुड वी फॉलो देम? उसके मुल्क में नहीं पता चलता तो ना चले। हमारे मुल्क में हिस्टोरिकली ये इन्वॉल्वमेंट रही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो इसमें पता चल जाता है। तो इसमें कौन सी को क्या पता आ जाती है, पता चल जाता है। तो उनके मुल्कों में, कनाडा अमेरिका में नहीं पता चलता, तो हम इस पे कौन सा फख्र करें? ठीक है, हमारा कल्चर ये है, हमारी रवायत ये है, हमें इसी पे फख्र है कि हमें पता चल जाता है। वो लोग हमें कॉपी करें, हम उन्हें कॉपी करने की क्यों कोशिश करें? ये तो मेरी सीधी सादी सी बात है इसके ऊपर। तो पॉलिटिक्स हमने शुरू में ये बात की, पिछले प्रोग्राम में भी यास्मीन साहिबा ने ये समीना इशू छेड़ा था जी, समीना साहिबा ने, कर्नल साहब समीना साहिबा, कर्नल साहब समीना, समीना नाम जो आप ले रहे थे, यास्मीन समीना साहिबा, आई एम वेरी सॉरी, आई अपोलोजाइज। समीना साहिबा ने जो कहा था, तो इस पे हम बातचीत कर चुके हैं। ये फैक्ट्स है, और पाकिस्तान की पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सिचुएशन जो है, आज की फाइनेंशियल जो हमारी सूरत हाल है, वो काबिल रश्क नहीं है, बल्कि बहुत पुअर है, और ये ठीक होनी चाहिए। ये एज अ पाकिस्तानी मेरी राय। जी मेरे साथ और जी इमरान, मगर सर जी अच्छा साजिद एक मिनट के लिए, कि इमरान साहब को भी बोलने दें, फिर इसके बाद आप लीजिएगा सेकंड क्वेश्चन दीजिएगा। मेरे साथ और भी ये कॉलर है, ये भी देंगे। जी इमरान जी, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया जी समीना जी, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में शामिल किया। थैंक यू। और सलाम कर्नल साहब को। मेरे पास तो सवालात तो ज्यादा हैं, लेकिन सिर्फ एक छोटा सा भी सवाल पूछ रहा हूँ। अभी कर्नल साहब, आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि अभी ये जो केसेस जो इनके स्टॉप हुए हैं, या नैब के जो इन्होंने जो अमेंडमेंट की है, तो आर्मी या एस्टेब्लिशमेंट इस चीज को कहाँ देख रही है? क्या ये वापस ब्यूरीड लाइफ केसेस है, ये वापस रीओपन होंगे या नहीं होंगे? इसलिए कि अभी 2 हफ्ते पहले शायद आपकी एक न्यूज आई थी कि नैब के जितने भी पुराने केसेस हैं वो रीओपन किए जाएं। तो आर्मी और ये एस्टेब्लिशमेंट इन चीजों को कहाँ देखती है? अगर आपकी जो बात को मैं अभी अपनी पूरी कन्वर्सेशन सुन रहा था, उसमें आपने ये कहा कि आर्मी में इतनी एबिलिटी नहीं है, एजेंसी में इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो बाहर जाके असैसिनेशन कुछ इस तरह की एस्टैब्लिश कर सके। मैं इसको एग्री नहीं कर पा रहा, इसलिए कि अगर ये चीजें नहीं है तो फिर आपकी खारजा पॉलिसी क्यों इतनी बॉन्ड है? मतलब फिर तो इमरान खान सही है इस लिहाज से, जो आपकी जो बात है कि हम लोग अभी तक आजादी नहीं हुए। हमारी आजादी कहाँ चली गई? फिर हमने किस किस्म का पाकिस्तान अपने लिए हासिल किया? बेटर था कि हम हिंदुओं के साथ या इंडिया के साथ रहते। तो मतलब अगर हम अभी तक आजादी नहीं है, या आप इस चीज को, इसलिए कि जहां तक मेरी नॉलेज है, बहरहाल आप अभी ये जो मैं बहुत लंबी डिटेल हो जाएगी इस चीज के अंदर, आप सॉरी, लेकिन मुझे सिर्फ यही बताएं कि एस्टेब्लिशमेंट इस चीज को क्या देख रही है? ये इस लॉन्ग मार्च को उनके जहनों में क्या है कि ये होना चाहिए या नहीं? जहां तक इमरान खान का बैकडोर खुले हुए थे। लॉन्ग मार्च पॉलिटिकल राइट है, ये फैसल वार्डअप की बातें हुई, साजिद साहब ने भी की, अपना समीना साहबा ने भी की, और मैं ये अर्ज करूं कि लॉन्ग मार्च ये पहला नहीं पाकिस्तान के अंदर हो रहा। सारे आप पाकिस्तानी जानते हैं कि यहाँ पे लॉन्ग मार्चेस की एक हिस्ट्री है। अभी तक तो उनमें एक कमला भी नहीं टूटा। अभी ये खून की नदियां और खून की नहरें जो बह रही हैं, और उसको पीटीवी जो है उसको हाईलाइट कर रहा है, जो कि गवर्नमेंट चैनल है, जो गवर्नमेंट पॉलिसी को आगे लेके चलता है। तो ये देखें, ये जो बैरून मुल्क एजेंसी हैं, उनकी जो वक़्त है, उनकी जो पीटीआई के साथ है, he has been an M&A होता, लेकिन ये जो बैरून मुल्क एजेंसियां हैं, इनमें बड़ी जो इस किस्म के ऑपरेशन लॉन्च करती हैं, उनमें बड़ी कैपेबिलिटीज होती हैं। ये भी उस ऑपरेशन का हिस्सा होगा। जो अरशद शरीफ को अगर ये बैरून मुल्क से CIA वगैरह ने या मोसाद ने या किसी ने इसको किया है, ये तो इंक्वायरी होगी तो पता चलेगा। या जब कभी लियाकत अली खान की तरह पेपर्स डीक्लासिफाई उस एजेंसी के हुए 25 साल बाद, फिर पता चलेगा अगर वो उनकी इन्वॉल्वमेंट हुई। तो इसमें ये मोहरे शोरे उन्होंने रखे होते हैं कि इस मौके पे ये मोहरा इस्तेमाल करेंगे, इस मौके पे ये, और ये सारे के सारे मोहरे। जी बोलें। कर्नल साहब एक चीज मुझे पूछनी थी आपसे। एक सेकंड, वन बाय वन, प्लीज एक मिनट के लिए। कर्नल साहब प्लीज, मैं इमरान जो हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हूँ।
इधर की जो पब्लिक जो सोच रही है आर्मी के बारे में, वो टोटली अगेंस्ट हो गई है। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इधर की जो कम्युनिटी है, पाकिस्तानी कम्युनिटी है। एक चीज मैं आपसे सिर्फ पूछ रहा हूँ, अभी जो चीफ जस्टिस ने जो 2 वीक्स पहले जो उन्होंने जो अभी ऑर्डर पास किया था कि नैब के जितने भी केसेस हैं वो रीओपन किए जाएं। जब से नैब एस्टेब्लिश हुई है 2009 जब 2002 में, या जब भी वो एस्टेब्लिश हुई है नैब से, और अक्टूबर 15 तक जितने भी केसेस हैं वो रीओपन किए जाएं, उसकी एक लिस्ट उन्होंने मांगी है। तो इसके पीछे किसका हाथ है? क्या आप इस चीज के बारे में कुछ बताएंगे हमें? इसके पीछे दो लाइन बात कर रहे हैं, तो ये मैं इसका दूसरा जाविया पेश करता हूं आपकी चैनल के ऊपर। दूसरा जाविया ये है कि अगर ये नैब के केसेस उसी बेढंगी स्पीड से जो कि पिछले 10 साल से चल रहे थे पीपल्स पार्टी और नून लीग के अदवार में भी, अगर अभी भी चल रहे होते तो हमारे इल्म में है कि यही हमारे जो इस वक्त वजीर आजम साहब है और उनकी काबीना का 60-70% हिस्सा है, ये तो आधा वक्त जेल में होते हैं और आधा वक्त बाहर होते हैं इन्हीं नैब की केसेस की वजह से। और कैसा लगता है कि अगर ये जो इन्होंने अमेंडमेंट्स किए हैं इसके तहत इनके केसेस जैसे ड्रॉप हो गए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको NRO 2 कह रही है, जो किसी हद तक दुरुस्त है, तो अगर ये ना होता तो कैसा लगता है आपका वजीर आजम किसी केस में किसी अदालत के हवाले से 15 दिन अंदर चला जाता और वो होता, तो ये शायद करना, ये दूसरा एक जाविया है, नुक्ता नजर है जो मैं आपके सामने भाइयों के रख रहा हूँ कि ये था, अगर ये ना जोर से करें, जोर से पूछें। रोज ही अंदर होती, रोज ही बाहर होती। जी कर्नल साहब, ये एक और सवाल ये पूछना चाह रहे हैं जी। कर्नल साहब, मेरा ताल्लुक जो है वो एक्स क्राइम ब्रांच से है। मैंने क्राइम ब्रांच को सर्व किया है 11 साल। तो मेरा सवाल ये है कि मुझे पता है इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है और उसमें कौन कौन से एविडेंस देखे जाते हैं, मर्डर केस को किस तरह सॉल्व किया जाता है, ये सारी बातें मैंने 11 साल की और 11 मर्डर केसेस मैंने खुद सॉल्व किए, 600 आदमी मैंने अरेस्ट किए। तो मैं इस वक्त जो इन्वेस्टिगेशन देख रहा हूँ कि इतनी कमजोर इन्वेस्टिगेशन है और इतनी अनप्रोफेशनल तरीके से इसको भी टास्क दिया गया है, बहुत अनप्रोफेशनली तरीके से अटेम्प्ट हुआ है ये। अब उनके स्टेटमेंट्स भी गलत आ रहे हैं। उन्होंने किडनैपिंग का भी केस बना दिया, उन्होंने ड्रग्स का केस बना दिया, उन्होंने अब स्मगलिंग का केस बना दिया, अब उन्होंने जो है वो बच्चे की अगवा का केस बना दिया। तो उनका स्टेटमेंट रोजाना चेंज हो रहा है। ये केस बहुत जल्दी सॉल्व होना चाहिए क्योंकि ये अनप्रोफेशनल लोगों के हाथ में चार्ज दिया गया। एक बात। दूसरा क्वेश्चन ये है, कुछ अर्से पहले एक वीडियो लीक हुई थी जिसमें हमारे चीफ ऑफ स्टाफ जो है वो किसी से कह रहे हैं कि मैंने इसको मना किया था, मैंने इसको कहा था कि रशिया मत जाओ, मैंने इसको कहा था कुछ भी करो। तो इस तरह की चीफ ऑफ आर्मी की वीडियो कैसे लीक हुई? क्या इस पर भी कोई कंट्रोल नहीं इंटेलिजेंस का? जी, ये लीक बिल्कुल होती हैं। आपका प्राइम मिनिस्टर हाउस उसके अंदर से कैसे लीकेजेस हुई हैं, फैक्ट है, वहाँ की ऑडियो लीक्स हो रही हैं। और ये जो हमारी जिन एजेंसियों की हम एक अफसोस की बात नहीं है कि है ना प्राइम, ये एक अफसोस की बात नहीं है कि हर वीडियो लीक की जा रही है, जिसका दिल चाह रहा है एक ऑडियो लीक कर रहा है। ऊपर से ये भी कहा जा रहा था कि इमरान खान की भी एक वीडियो आएगी जो बहुत जल्द आएगी और शायद इमरान खान किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो ये क्या सियासत में ये क्या चीज हो रही है? जी, ऑन जॉब, ये नहीं कि रिटायर, ऑन जॉब चीफ ऑफ आर्मी की अगर ऑडियो लीक, तो पूरी दुनिया में ये क्या पेश कर रहे हैं हमारे पाकिस्तान के? बड़ी बात है। कैसे ये इंटेलिजेंस लीक हुआ? फील्ड मार्शल मानक शाह ने किताब लिखी है एंड मैं अर्ज कर दूं जिन बहनों भाइयों को ना पता होगा कि ये इंडिया के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे ड्यूरिंग 71 वार, जिसमें बांग्लादेश का ऑपरेशन इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया। उन्होंने किताब लिखी है अपनी रिटायरमेंट के बाद और इसी जंग की वजह से उनको रैंक फील्ड मार्शल, ही इज द ओनली फील्ड मार्शल ऑफ इंडियन आर्मी सो फार।
उन्होंने ये कहा है कि इंदिरा गांधी जो था प्राइम मिनिस्टर थी, मैं आपको इसका हिंट दे रहा हूँ हिस्ट्री में से कि ये जो होती है ये अंडरवर्ल्ड जिसको हम कहते हैं इंटेलिजेंस की दुनिया जो है, ये किस तरह से ऑपरेट, उनकी कैपेबिलिटीज क्या कुछ होती है, और इसमें किसी को क्या शक है कि अमेरिकन इस अंडरवर्ल्ड में लीड करते हैं उनकी CIA जो है दुनिया जहान में, उनके पास ऐसी ऐसी कैपेबिलिटीज हैं मॉनिटरिंग की, इंटरप्रिटेशन की और इंटरप्रेट करने की कम्युनिकेशन सिस्टम को, हाईजैक करने की कम्युनिकेशन मैं सिस्टम को आपकी बात दुनिया काट रहा हूँ, मैं आपकी तो बात काट रहा हूँ। ये अरशद थोड़ा शरीफ सा का मुझे जो थोड़ा सा अरशद कर शरीफ देने का दें जो थोड़ा एसेसन हुआ है उसमें अमेरिकन इंटेलिजेंस इन्वॉल्व नहीं है, ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अच्छा जी जी मैं उसकी आज से निसफ सदी पुरानी बात कर रहा हूँ, जब 70-71 में ये मैं आपसे बांग्लादेश का फिर एक ऑपरेशन बात लॉन्च किया पॉइंट था आपको तो मैं राइट उसने कर रहा था कि जिस तरह अनप्रोफेशनल मर्डर हुआ है ये, इसमें कोई हाई टेक इंटेलिजेंस इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा ये आपकी राय है, इसका एहतराम करते हैं, लेकिन इसको मेरी अर्ज सुन ले कि आज से निसफ सदी कबल जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इस लेवल की नहीं थी तो उसने फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने लिखा है कि इंदिरा गांधी साहबा ने जब बात की तो उन्होंने कहा मेरे साथ बाहर लॉन में आ जाओ, और वो प्राइम मिनिस्टर हाउस न्यू दिल्ली में थी, तो उन्होंने अपनी कैबिनेट के बैठाया हुआ था और अपने आर्मी चीफ से मशवरा करने के बाद उन्होंने फिर कुछ चीजें अपनी कैबिनेट से शेयर करनी थी, तो उन्होंने कहा बाहर जब गए तो उन्होंने कहा कि ये जो बात है बांग्लादेश पे हमला करने की, इसकी तारीख और इसका वक्त मुझे लॉन में प्राइम मिनिस्टर हाउस के लॉन में खड़े होकर उन्होंने कहा बोलना नहीं, एक चिट में मेरे हाथ में थमा दो कि इस वक्त इस महीने में मैं बांग्लादेश पे ईस्ट पाकिस्तान पे हमला करने की पोजीशन में होऊंगा। तो ये उन्होंने फील्ड मार्शल ने लिखा है कि तब भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर हाउस इतना अनसेफ इंदिरा गांधी समझती थी कि उन्होंने बाहर लॉन में भी आके गुफ्तगू भी उन्होंने कहा कि कहीं ऊपर वो मॉनिटर ना कर रहा हो जो उनका सिस्टम है इंटेलिजेंस का, तो चिट पे लेके, और उन्होंने चिट पे लेके दिया कि दिस मंथ दिसंबर की इस डेट को मैं लॉन्च करूंगा बाकायदा हमला ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर। तो कहने का मतलब ये है मेरे भाई से कि ये जो अंडरवर्ल्ड, ये इंटेलिजेंस वर्ल्ड, ये जो इंटरप्रेट करती है ये दुनिया, ये तो अभी मैं पंजाब में इस वक्त बैठा हूँ, नारोवाल में मैं बैठा हुआ हूँ, पंजाब का एक सरहदी जिला है, इसमें आजकल ये धान की फसल जो है चल रही है। मैं आपको इसका एक मिसाल देने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे मोट जो होते हैं धान के, चावल की फसल के, इसको किसान आग लगाते हैं, तो इस अजान से क्लाइमेटिक चेंजेस जो हैं वो वर्ल्ड फील करती है कि वो भी इसको इफेक्ट कर रहा है, अगर 5% उसका हिस्सा है क्लाइमेट चेंज के अंदर, तो इसको मना किया गया है, लॉ बनाया गया है कि किसान जो है अपने धान की फसल के मुड्डों को आग ना लगाए ताकि धुआं ना फैले। एंड लेट मी टेल यू, यहाँ पे रोज प्रॉब्लम खड़ी होती है कि ऊपर से मॉनिटर होती है आग का धुआं, सैटेलाइट से ऊपर से इंफॉर्मेशन आती है, और ये फिर वेस्टर्न सैटेलाइट्स हैं, लेट मी रिमाइंड यू दिस, पाकिस्तान को उनमें कोई सैटेलाइट नहीं है। तो आधे घंटे के बाद जो लोकल पुलिस स्टेशन मेरे नारोवाल का है, उस किसान को पकड़ के भी खेत से ले आता है कि तुमने खेत में आग लगाई और ऊपर से हमने मॉनिटर किया। ये यहाँ में आपके साथ चले अभी ये दो और कॉलर है, उनका भी क्वेश्चन लेने देगा। देखिए यहाँ पर अगर आप इंटेलिजेंस देखिए ऐसे क्वेश्चन जी, तो ओसामा बिन लादेन को ढूंढने में 24 साल नहीं लगते, इनको 24 साल लगे ओसामा को ढूंढने में, क्योंकि हमारे एक डॉक्टर ने उनको इन्फॉर्मेशन दी, वहां तो ये फेल। चले इन दोनों कॉलर से भी ले लें जी। हेलो जी, 1 मिनट के लिए सारे सवाल जी। जी कर्नल साहब, अच्छा मेरा आपसे सवाल ये कर्नल साहब, इंशाल्लाह परसों ये मार्च शुरू हो रहा है, तो आप इसके क्या असरात देख रहे हैं कि ये गवर्नमेंट, आपको क्या लग रहा है कि ये खत्म हो जाएगी या ये इलेक्शन? आप ये मेरा सवाल भी कर्नल साहब आपसे ये है कि आप वहाँ पाकिस्तान में हैं, आप क्या देख रहे हैं कि इमरान खान का ये जो लॉन्ग मार्च करने निकल रहे हैं, इमरान खान ने क्या कहते हैं कॉल दे दी है लोगों को और कहा है कि हकीकी आज़ादी के लिए निकलें, तो ये हकीकी आज़ादी के लिए जो आवाम निकलेगी, तो आप क्या देखते हैं क्या इलेक्शन की तरफ
हुकूमत ऐलान कर देगी या नहीं कर देगी, या बड़ी बड़ी जो और ताकतें उसमें हैं जो आपकी पावरफुल, अगर इसमें आप अगर ये अवाम का समंदर इंशाल्लाह आपको पता है कर्नल तो साहब, क्या इमरान खान तो इसमें इलेक्शन ये करवा आपकी जो ऐलान आपकी जो करवाने में फौज कामयाब है होंगे या नहीं होंगे, ये सिर्फ सवाल है और आपका। ये दो, फौज की इसमें मदाखलत होगी ये रुकवाने में, या फौज अपना किरदार जैसे आपने फरमाया कि जी फौज जो है वो अगर तो अवाम के साथ, आपने 2 प्रोग्राम पाकिस्तानी पहले आपने कहा था कि अवाम के साथ होती है। पाकिस्तानी या बिलखसूस मुस्लिम वर्ल्ड में देखें कि जब ये कुर्सी पे बैठ जाते हैं तो इनको धक्का दे के उठाना पड़ता है इस कुर्सी से। ये मुसलमान, पाकिस्तान की नहीं, मुसलमान ममालिक की ये रवायत है, कत्ल होके कुर्सी को छोड़ते हैं। ये 1947 में हमने तारीख पढ़ी है कि गोरे ने सब कॉन्टिनेंट को छोड़ दिया था। उसके वक्त के हालात को देखें, उस वक्त की पुलिस की एफिशिएंसी को देखें, उस वक्त की गोरे की ब्यूरोक्रेसी को देखें, तो मेरे ख्याल में और 100 साल भी वो रह सकते थे अगर रहना चाहते तो इंडिया में। लेकिन उन्होंने आने वाले 100 साल में देखा कि ये अनटेनेबल होगा, अनइकोनॉमिकल होगा, और वो छोड़ के 1947 में चले गए। जो ब्यूरोक्रेसी वगैरह उन्होंने छोड़ी थी उस वक्त ये हकीकी आजादी के साथ मैं इसको जोड़ता हूँ। जब तक इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका में वो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो गोरों की जगह पे ब्राउन ब्यूरोक्रेट बैठे हुए हैं, इन तीनों मुल्कों में या सारे सब कॉन्टिनेंट में जो ब्रिटिश सिस्टम था, अवाम को हकीकी आजादी नहीं है। वो इंडिया हो, पाकिस्तान तो हो, क्या बांग्लादेश हो, पाकिस्तान में जो इमरान खान निकले हैं तो करवा सकेंगे, हकीकी आजादी दिला सकेंगे अवाम को, या नहीं दिला सकेंगे इस वक्त? ये आप क्या देख रहे हैं वहाँ पे? अभी आए कि इमरान खान कर से अगर गुड सेंस प्रिवेल करे, मैं इसको हिस्ट्री के इस पर्सपेक्टिव को भी करंट सिचुएशन से जोड़ता हूँ, वो ये है कि अगर हमारी मुसलमानों में ये कुर्सी छोड़ने की रवायत होती, जैसे ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने अगले दिन 35 दिन के बाद कुर्सी छोड़ दी आराम से, वहां पे किसी को धक्का नहीं देना पड़ा, कोई खून खराबा नहीं करना पड़ा, और एक हिंदू जो है वहां का प्राइम मिनिस्टर कल का बन चुका हुआ है। यहाँ पे तो इस किस्म की रीत रिवाज ही नहीं है पाकिस्तान या मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर। इमरान, आप क्या सवाल करेंगे? जी, हेलो इमरान। कि अगर गुड सेंस होती तो ये जब इमरान खान ने पार्लियामेंट डिसॉल्व की थी, इलेक्शन का ऐलान किया था, मगर कर्नल साहब जाना चाहिए था। मगर मेरे साथ एक और कॉलर है, वो खामोश बैठे हुए बात करना चाह रहे हैं, कोई सवाल करना चाह रहे हैं? साजिद एक सेकंड जी कर्नल साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू। आपने अभी मेरे जब पहला सवाल था, आपने कहा कि जी जब हकीकत तो यही है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो सियासत में हर वक्त रही है जी। तो आपका कहने का जो मैं मतलब समझ रहा हूँ, तो इसका ये मतलब है कि जी अभी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इन्हीं चोरों के साथ, इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ ही है, इमरान खान का मार्च का कोई फायदा नहीं, जो मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। और फौज जो है वो भी इसी इम्पोर्टेड हुकूमत का साथ देगी अगर अवाम निकली। जी, इसको लिंक कीजिए कि पाकिस्तान में या मुस्लिम ममालिक में रवायत ही नहीं है कि जब तक धक्के ना मारे जाएं कुर्सी छोड़ता कोई नहीं है तब तक। तो आपका कहने का मकसद ये कि तो इमरान खान इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, जो लोगों को बोल रहे हैं कि बाहर निकलो, आवाम को घरों से निकालने का ऐलान किया गया है कि हकीकी आज़ादी के लिए निकलो, तो आप कह रहे हैं कि कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो नहीं करा सकेंगे, इलेक्शन की तरफ नहीं जाएगी हुकूमत किसी सूरत भी। हुकूमत तो खैर कहीं है ही नहीं। आप सोचें कर्नल साहब, हुकूमत तो कहीं भी नहीं है। जो बड़ी-बड़ी ताकतें हैं जिनके ऊपर, जैसे इमरान खान ने साफ तरीके से कहा है कि जब वो 3.5 साल हुकूमत में थे, तो जब उनसे पूछा गया है कि भाई आपने एहतसाब क्यों नहीं लिया, जब आप आए थे एक एहतसाब का नारा लगा के, तो उन्होंने साफ तरीके से कहा कि मेरे पास कंट्रोल ही नहीं था, सारा कंट्रोल एस्टेब्लिशमेंट के साथ पास था, और वही मुझे जो कह रहे थे तो उसके ऊपर मुझे चलना पड़ा था। तो अभी भी वो वहीं पे खड़े हुए, यानी कि इतनी जद्दोजहद करने के बाद, इतने कामयाब जलसे करने के बाद भी कहते हैं ना कि अवाम तो उनके साथ है। तो फिर अवाम जो साथ है, तो क्या अवाम की वो ताकत नहीं है कि इन लोगों को मनवा सके, अपनी बात अवाम मनवा सके सारी चीजें से? जब अवाम बाहर आते हैं ना, फिर कोई किसी दुनिया की कोई एस्टेब्लिशमेंट कुछ नहीं कर सकती। अवाम तो अभी तो अवाम तो साथ है ना इमरान खान के साथ, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये अपनी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे? कुर्सी से उठना इनके लिए मुश्किल है, अगर बैठ जाते हैं तो। अगर अवाम चाहेगी तो सब कुछ हो सकता है, जब जो इस वक्त अवाम इमरान खान के साथ है। जी, अवाम
लगती है, क्लेम करते हैं कि साथ हैं, और अगर वो प्रेशर इन्होंने बिल्ड कर लिया इस्लामाबाद के इर्द गिर्द अवाम का, वो जी। लेवल आ गया, तो बिल्कुल ये भाग जाएंगे 24 घंटे के अंदर भाग। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, मेरे साथ एक और कॉलर है, अगर वो सवाल अगर है सुन रहे हैं तो अगर पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछें, जो ऑस्ट्रेलिया से। जी हेलो हेलो, मुझे लग रहा है शायद उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है। चलें जी साजिद, आखिर में जो सवाल पूछना है इंशाल्लाह फिर इंशाल्लाह मिलेंगे, इस लॉन्ग मार्च हो जाएगा इंशाल्लाह। कमिंग सैटरडे को फिर आपसे मुलाकात होगी कर्नल साहब। जी मैं हूँ लाइन पे, मैं हूँ। मुझे एक सवाल पूछना है कर्नल साहब, आपकी आर्मी क्या देख रही है? मुझे सिर्फ ये पूछना है आपसे, आपकी आर्मी क्या देख रही है? आप आर्मी में, आपकी आर्मी कहाँ क्या चीज देख रही है? आप सारी चीजें, अब आपको अभी, सॉरी टू से मैं आपको बीच में इंटरप्ट नहीं कर सका, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जी हमारी पाकिस्तानियों में ये, मतलब मुस्लिम लोगों में ये कि जो इख्तिदार में आ जाता है वो फिर छोड़ के नहीं जाता, लेकिन आर्मी क्या चीज देख रही है? आर्मी न्यूट्रल रहेगी, स्टिल न्यूट्रल रहेगी, या कुछ इन्वॉल्व करेगी बीच में? आर्मी आज न्यूट्रल हो जाए तो ये 2 घंटे नहीं निकालती है इम्पोर्टेड गवर्नमेंट पाकिस्तान के अंदर। आर्मी कतई न्यूट्रल नहीं है, वो उनके सहारे पे बिल्कुल ये आपने खड़े हुए हैं। सही कहा, तो हकीकत बात है ये, तो इसमें बिल्कुल सच्चाई है कि वाकई में अगर 2 घंटे नहीं निकाल सकती है, ये बड़ी बड़ी ताकतें ही हैं जो है ना इस हुकूमत को टिका के रखा है। पता नहीं हो सकता है कर्नल साहब कोई ना कोई डील हुई हो, कोई ना कोई डील है इन लोगों की आपस में हो गई होगी, जिसकी वजह से आर्मी इतनी खामोश बैठी हुई है। इमरान खान जब बोल रहे थे कि मेरी बैकडोर मुलाकातें हो रही हैं, तो जब इनकी बैकडोर मुलाकातें हो रही थी तो उसमें क्या रिजल्ट आया, क्या निकला, आप क्या देखते हैं? आप तो वहीं पे हैं, बल्कि आप तो इमरान खान की तहरीक में भी साथ मैं हैं। एक सवाल और ऐड कर दूं, मैं इसमें एक सवाल और ऐड कर दूं, बस आखिरी सवाल है मेरा कर्नल साहब। इसी सवाल के साथ आपने कहा कि आर्मी इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब है कि आर्मी फिर करप्शन में भी इनके साथ इन्वॉल्व है। कि जब आर्मी को पता है कि ये सब करप्ट हैं, तो आर्मी को जो हिस्सा मिल रहा है, और जो अरशद शरीफ का, जैसे मैंने आपसे सवाल में अर्ज किया था, कीनिया में जो आपकी स्टेब्लिशमेंट का पैसा लगा हुआ है, जो वो शोरूम का वहां पे कारोबार कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो हकीकत है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं। बिल्कुल सही आपने ये सवाल उठाया है कि उनकी करप्शन के साथ क्या आर्मी इन्वॉल्व है। दुरुस्त फरमा रहे हैं। और इसके साथ मैं तो मोटी सी बात ये करूंगा कि दुनिया का कौन सा मुल्क है या सियासत है जिसमें इस किस्म की करप्शन नहीं है। सियासत जो है बिल्कुल जमहूरी सियासत, बादशाहों की सियासत भी यही होती थी, करप्शन के बगैर ये पॉसिबल ही नहीं होती। सवाए 30 साल मदीना स्टेट के जहां पे सियासत रही है किसी हाल में करप्शन के साथ रही है, उसके बगैर मुमकिन नहीं। चले जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अपने तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। कर्नल साहब आपका बहुत शुक्रिया। यकीनन नाज़रीन आपसे बस यही कहेंगे कि खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे को फिर मुलाकात होगी, आप लोग के सवाल होंगे और कर्नल साहब के जवाब होंगे। इजाजत चाहते हैं आपके इस प्रोग्राम से।